हेलो दोस्तों, देखिए अब पहले हमने आपको शब्द के बारे में बताया कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग तरह से मैंने आपको बता चुका हूँ कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं और विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ये मैं आपको डिटेल्स में आज पढ़ाने वाला हूँ। केवल मैंने अब से पहली वाली वीडियो में आपको प्रकार बता दिए थे, लेकिन डिटेल्स में बताने के लिए मैंने कह दिया था। इसलिए आज चलते हैं, हम केवल दो प्रकार लेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और उत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो पहले चलते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे चार। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक है एकार्थी शब्द। और नंबर दो है अनेकार्थी शब्द। नंबर तीन है पर्यायवाची शब्द। और नंबर चार होता है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो देखिए, बात करते हैं अनेकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द में और अनेकार्थी शब्द में क्या अंतर होता है? एकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, दो या तीन अर्थ उनके नहीं निकलते, वो हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जितनी भी हमारी संज्ञाएं होती हैं वो एकार्थी शब्द में आती हैं। जैसे पानी, राजा, ताजमहल, मोहन, घर, गाय, कुत्ता, चारपाई, पंखा, बहुत सारे शब्द हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, केवल ये ध्यान रखना है कि उसके अर्थ दो ना निकलें। जैसे आम भाषा में कह देते हैं कि दो मुही बातें। कोई शब्द ऐसे होते हैं जो दो जगह लागू हो जाते हैं, ऐसे शब्द ना हो, वो एकार्थी शब्द होते हैं। और अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ बनता हो। तो चलते हैं अनेकार्थी शब्द। तो दोस्तों, अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ बनता हो, यानी कि दो मुही बात करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल। तो देखिए, कल जो है वो हमारा ऐसा शब्द है जो कई अर्थ देता है।
आने वाला भी कल हो सकता है, बीता हुआ भी कल हो सकता है। कल कल की हवा में आवाज़ भी आती है, तो हवा के बहाव को भी कल कह सकते हैं, नदी के बहाव को भी कल कह सकते हैं, और मशीनरी के पुर्जों को भी कल कहते हैं, कल पुर्जे। तो ये ऐसा शब्द है, इसके एक से अधिक अर्थ निकल जाते हैं। और लेते हैं जैसे मुद्रा। मुद्रा भी हमारा ऐसा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे मुद्रा हम अंगूठी को भी कह सकते हैं, मुद्रा हम अंगूठी को भी कह सकते हैं, और मुद्रा बैठने की स्थिति को भी कह सकते हैं, पैसे को भी कह सकते हैं, और धन को भी कह सकते हैं। तो मुद्रा के भी हमारे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। और लेते हैं जैसे आम। आम आम भी हमारा ऐसा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे आम का फल भी हो सकता है, आम माने साधारण भी हो सकता है, आम बात भी हो सकती है, बहुत साधारण बात, ठीक है, और विख्यात भी हो सकता है। जो बात विख्यात हो जाती है यानी बहुत अधिक फैल जाती है तो वो बात आम बात हो जाती है। तो आम के भी हमारे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इसके बाद ईश्वर। ईश्वर भी हमारे ऐसा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे हम प्रकृति को भी ईश्वर कह सकते हैं, ठीक, परमात्मा को भी ईश्वर कह सकते हैं, स्वामी को भी ईश्वर कह सकते हैं, माता पिता को भी ईश्वर कह सकते हैं, पारे को भी ईश्वर कह सकते हैं, और भगवान को भी ईश्वर कह सकते हैं। तो ईश्वर भी ऐसा शब्द है। बहुत शब्द हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका कोई एक से अधिक अर्थ तो नहीं निकल रहा है। ऐसा शब्द अनेकार्थी शब्द होता है। इसके बाद आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई तीसरा अर्थ भी निकलता हो। जैसे पृथ्वी। पृथ्वी को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं, वो हमारे पर्यायवाची शब्द होंगे। तो पृथ्वी को हम कैसे कैसे, भूमि भी कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं, माता भी कह सकते हैं, और जननी भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और हम कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं विलोम शब्द। तो देखिए, विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ दिए शब्द से विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जैसे दिन का रात, दिन का रात। जैसे जैसे का हुआ तैसे। भला, भला का हो जाएगा बुरा, बुरा। नाटा, लंबा। तो विलोम शब्द भी ऐसी कोई कठिन चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आज एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 1 मिनट की बात है, वीडियो को बीच में रोक करके, कि ना तो आपको पर्यायवाची शब्द याद करने की आवश्यकता होती है,
ना ही विलोम शब्द याद करने की आवश्यकता होती है, ना ही तद्भव और तत्सम शब्द याद करने की आवश्यकता होती है, और ना ही आपको शब्द और अर्थ याद करने की आवश्यकता होती है। इनके केवल नियम होते हैं। अगर वो नियम आप जान जाएं तो दुनिया की कोई सी भी किताब के आप ये सभी चीज़ें उंगलियों पर बता सकते हैं कि किसका विलोम शब्द क्या है, किसका पर्यायवाची शब्द क्या है, किसका तत्सम शब्द क्या है, किसका तद्भव शब्द क्या है। ये सब अपने आप याद हो जाते हैं, केवल उनका नियम आपको पता होना चाहिए। मैंने अपनी एक वीडियो में ऐसी एक बात बताई भी है, एक नियम बताया भी है, जिसके द्वारा लाखों से भी अधिक क्वेश्चन मैंने एक ही मिनट के अंदर याद करा दिए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाखों क्या, किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी दिया हुआ क्वेश्चन हो, उस नियम के पता लगते ही आप एकदम बता दोगे कि इसका आंसर ये है, तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ऐसे नियम हमको पता होने चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छे मार्क टीजीटी में, पीजीटी में या किसी भी अन्य यूपीएससी में या किसी भी ऐसे पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं जिसमें आपको हिंदी अनिवार्य रूप से आती है, आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर आगे चलते हैं। नंबर बी, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं हमारे तीन। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, रूढ़ शब्द, और नंबर दो होता है हमारा यौगिक शब्द, और नंबर तीन होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। तो चलिए रूढ़ शब्द देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम दो टुकड़े करने पर दोनों टुकड़ों में से किसी का भी अर्थ ना बने। यानी कि दो टुकड़े हुए और पहले का भी अर्थ कोई नहीं निकलता और दूसरे का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा है घी। अब घी के यदि हम टुकड़े कर दें तो ना तो घ का अर्थ रहने का और ना ही ई का अर्थ रहने का, किसी का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे नदी, नदी के भी अगर हम टुकड़े करते हैं, एक न और एक दी, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं बनेगा किसी भी टुकड़े का। जैसे गंगा, गंगा का भी कोई अर्थ नहीं बनेगा। गाय, गाय का भी हमारा कोई अर्थ नहीं बनेगा। शब्द, शब्द का भी हमारा कोई अर्थ नहीं बनता। ठीक है जी। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो टुकड़े करने पर किसी भी टुकड़े का अर्थ ना निकले। चलिए आगे चलते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द
तो यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके दो टुकड़े करने पर किसी भी एक टुकड़े का या दोनों टुकड़ों का अर्थ बन जाए, कोई अर्थ निकले। जैसे धर्मशाला। तो देखिए, यदि हम धर्मशाला के टुकड़े करते हैं तो पहला टुकड़ा हो जाता है हमारा धर्म और बाद का टुकड़ा हो जाता है हमारा शाला। तो धर्म का हमारा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। ऐसे ही विद्यालय, विद्यालय। तो देखिए, विद्यालय का कि अगर हम दो टुकड़े करते हैं विद्या प्लस आल्य, तो हमारा विद्या का अर्थ बन रहा है और आल्य माने स्थान, तो दोनों का अर्थ बन रहा है। तो यदि एक अर्थ भी बन जाए तब भी वो यौगिक शब्द है, और दो अर्थ बन जाए तब भी वो यौगिक शब्द है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। और लेते हैं रिक्शे वाला। तो देखिए, रिक्शा, रिक्शा हमारा अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो अपने से अतिरिक्त भी कोई अर्थ देते हों, यानी कि जिनका कोई और भी अर्थ निकलता हो, कोई तीसरा या दूसरा अर्थ भी उनका बनता हो, किसी और नाम से भी वो जाना जाता हो, वो हमारे शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पंकज। अब पंकज को हम क्या क्या कह सकते हैं? कमल भी कह सकते हैं, जलज भी कह सकते हैं, और भी इसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसका कोई अन्य अर्थ भी बनता हो, कोई अन्य नाम से भी वह शब्द जाना जाता हो, ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे रावण। अब रावण को हम किस किस नाम से? दशानन, राक्षस, ठीक है, लंकेश, लंकापति, ठीक। इस तरह के जो शब्द अपने से अतिरिक्त भी अर्थ देता हो, कोई और शब्द भी उससे बनता हो, उससे रिलेटेड हो, वो हमारे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे और लेते हैं वानर। वानर, अब देखिए, वानर का को हम क्या क्या कह सकते हैं? बंदर भी कह सकते हैं, ठीक है। और वानर को और क्या कह सकते हैं? शाखापति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनके टुकड़े होने पर कोई अर्थ ना निकले किसी भी टुकड़े का। यौगिक शब्द वो शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई एक या एक से अधिक अर्थ उस टुकड़े का बन जाए। और योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसका अन्य नाम भी होता हो, अन्य किसी नाम से भी वो जाने जाते हों, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको, देखिए, हमारी वीडियो आने में बेशक लेट हो जाती हो, लेकिन आपको ज्ञान उस तरह का दे करके जाएगी और बहुत ही अच्छा, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल योजना ही हमें सफल बनाती है। यदि कोई युद्ध लड़ने से पहले
योजना नहीं तैयार की जाती, बगैर योजना के युद्ध में उतर जाते हैं, तो वो युद्ध हम हार जाते हैं। इसलिए कहाँ, कितनी, कैसे कैसे हमें फील्डिंग लगानी है, कैसे कैसे हमें युद्ध को लड़ना है, सबसे पहले हमारी योजना ही कामयाब होनी चाहिए। इसलिए आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपको बहुत अच्छा ज्ञान देता हो। और ये मेरा आपसे वादा है, कोई भी चीज़ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो और चाहे वो साहित्य हो। साहित्य के भी मैं आपको ऐसे ऐसे नियम बताऊंगा कि एक ही लाइन में साहित्य के 100 सवा 100 क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे केवल ट्रिक के द्वारा। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। हिंदी यूपीएससी केवल चैनल का नाम है, लेकिन यदि आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करके चलते हैं तो बाकी एग्ज़ाम आपके चुटकियों में बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।